हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, और वो है सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी बाकी की गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है वहाँ पे भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बहुत हेल्प होगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी आज के लेक्चर में, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं किसी भी टॉपिक से सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी और कुछ मेथड्स बताऊंगी, स्टोरी फॉर्मेट में समझाऊंगी, जिससे कि आप आज ही के आज जैसे ही लेक्चर देखते हो तब इसे रिकॉल कर सकेंगे और रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में, जिससे कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को देख के इसे पूरी चीज़ को रिकॉल कर सके, मेमोराइज कर सके, है ना। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों भी जगह पे दे दूंगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है पढ़ाई के अलावा भी कोई भी हो, तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक तो यही है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम, अगर इसे मुझे डिस्क्राइब करना हो तो एक बहुत ही प्यारा और सिग्निफिकेंट कीवर्ड आता है और उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो अगर मैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम की बात करूं तो मैं सबसे पहले बोलूँगी उसे डिस्क्राइब करने के लिए कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। पर इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक वन सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, यानी कि अगर यहाँ पे सेंटर है और स्टेट है तो दोनों के लिए भी एक पर्टिकुलर हायरार्की दी गई है कोर्ट्स की, जो इम्प्लीमेंट करेंगी सेंटर के भी लॉज और स्टेट की भी लॉज। जैसे कि अगर मैं हायरार्की देखूं तो यहाँ पे आते हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आएंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के नीचे और क्या आएगा हायरार्की में? यहाँ पे आएंगे बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब क्या? ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, इसके साथ साथ कुछ लोअर कोर्ट्स। तो ऐसी होती है हमारी हायरार्की, और ये पूरी चीज़ें स्टेट के लिए, इसके साथ साथ सेंटर के लिए, दोनों भी जगह पे लागू होती है। अब देखो, ये जो पूरी सिस्टम की बात कर रही हूँ ना मैं, ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसके अंडर ही ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आप इसे एक फेडरल कोर्ट का ओरिजिन समझ सकते हो, कहाँ से हुआ था। अब देखो, जो सेम कोर्ट होता है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, ये स्ट्रक्चर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए भी यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूँ, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होती है डुअल जुडिशियल सिस्टम। ये कैसी होती है? इनके पास होते हैं फेडरल कोर्ट्स और होते हैं स्टेट कोर्ट्स। अब ये जो फेडरल कोर्ट्स है ना, ये वाले हैंडल करते हैं फेडरल या फिर सेंट्रल लॉज को। वहाँ की जो सेंटर है उनकी लॉज को यहाँ पे हैंडल किया जाता है। स्टेट कोर्ट्स में उनकी जो 50 स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे हर एक स्टेट अपना काम करती है, तो स्टेट कोर्ट्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये स्पेशली स्टेट लॉज। अब यूएसए में क्या हुआ है, 2 सेपरेट सिस्टम देखी है हमने, पर इंडिया में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे फेडरल कंट्री देख रहे हैं। यहाँ पे एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम दिख रही है जो कॉमन सेट ऑफ लॉज को अपने पास रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी 28 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट में आ गया था। उसके साथ ही ये भी यहाँ पे आ गई। इसने रिप्लेस किया था, हम उसे जिसे रिप्लेस किया था उसे कहते हैं हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया गया था, ये एग्जिस्ट करता था 1935 के एक्ट के अंडर। और फिर क्या हुआ, इसे रिप्लेस किया गया। पहले क्या होता था ये समझो, अभी तो हमारा न्यू सुप्रीम कोर्ट बन गया है जिसके पास ज़्यादा पावर है। पहले क्या हो रहा था, पहली एक टर्म यूज़ होती थी जिसे हम कहते थे ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल।
और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे लिखी हुई मैंने, यही थी फाइनल कोर्ट। अगर आपको फाइनली सबसे लास्ट में किसी के पास अपील करना है तो आपको जाना पड़ता था ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल के पास फाइनल अपील के लिए। अभी की क्या बात है, अगर हमें फाइनल अपील करनी है तो हम डायरेक्टली जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो इसके आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अब कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है ये भी लेक्चर की ड्यूरेशन में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट के अगर आर्टिकल्स में देखो तो ये स्टार्ट होते हैं 124 से 147 तक। समझ में आया? और ये आते हैं पार्ट 5 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन क्या क्या करता है यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को रखती हूँ तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या दी गई है, पावर्स के बाद इसका जुरिस्डिक्शन कैसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस कैसा है, और सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरह की प्रोसीजर होती है। ओके, इसके रिलेटेड जितनी भी प्रोसीजर्स है वो। अब आप मुझे बताइए, अगर हम ये सारे टॉपिक्स अच्छे से देख लेते हैं तो ऐसे कैसे होगा कि आप आंसर नहीं कर पाओगे। हम सारे आर्टिकल्स को भी मेमोराइज कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड होता है वो भी हमने देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे के सारे आप हम कवर करेंगे। अब इसके बाहर हो ही नहीं सकता कि अगर क्वेश्चन आए और आप उसका आंसर ना कर सको, है ना। तो अब क्या करना है आपको, ये लेक्चर जैसे ही हो जाए आपको रिवाइज और रिकॉल करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज और रिकॉल करते हैं तो हो नहीं सकता कि आप किसी क्वेश्चन को गलत करें। ठीक है, अब ये तो फैक्ट आपको समझ में आ गई इतना। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन से। ये कंपोजिशन कैसे दिया गया है। ओके, देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास करंटली, अगर मैं 2025 की बात करूं तो करंटली 34 जजेस हैं। अब इन 34 जजेस में एक तो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के फिर जो बच्चे कुछ 33 जजेस हैं वो सारे। 2019 में एक बात हुई थी, यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ किया गया था। पहले तो 31 जजेस हुआ करते थे, लेकिन फिर इसको इंक्रीज़ करके 34 किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लाया था जिसे कहा गया था नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसका नाम भी बहुत इजी है, भूलेंगे नहीं आप। ओरिजिनली अगर मैं बात करूं बहुत ही पास्ट की, तो आसपास 1950 की बात है। कब की बात है? 1950 की, जब सिर्फ और सिर्फ 8 जजेस हुआ करते थे। अभी इस 8 जजेस में से भी एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो गए, और फिर बाकी के जो 7 जजेस हैं वो सारे। पार्लियामेंट ने फिर जो जैसे जैसे टाइम गया और जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हुई, तब इन्होंने इन जजेस के नंबर को इंक्रीज़ किया है। जैसे कि 1956 में इंक्रीज़ किया गया था, 10 जजेस आए थे। फिर 1960 में 13 हो गए, फिर 1977 में 17 हो गए। ये सारे नंबर्स आपको याद नहीं करने हैं, स्टार्टिंग का बस याद रखिए कि 1950 में तो 8 जजेस थे, और फिर फाइनली 2019 में यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया जब यहाँ पे 33 जजेस थे, फिर इसे इंक्रीज़ किया गया। इतना आपको समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अब देखिए, अच्छा, यहाँ पे आपको अपनी नींद नहीं गंवानी है, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा वहाँ पे आपको ज़्यादा रिवीजन करना है। मैं बस ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता रही हूँ, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले देखते हैं हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसी होती है जजेस की। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो ये अपॉइंटमेंट की जाती है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंटमेंट करने के लिए जो चीफ जस्टिस होते हैं और यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पे देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो जजेस हैं इनसे मैं कंसल्टेशन पहले लूँ। ओके, क्यों लेना है? क्योंकि इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है। अगर उन्हें लगता है कि जो भी जजेस यहाँ से
नेसेसरी है, जिनसे उनको कंसल्ट करना चाहिए, वहाँ पे उनसे ये कंसल्ट करेंगी। इसके साथ साथ जो बाकी के जजेस होते हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट कंसल्ट कर, अगर देखो कंसल्टेशन प्रोसेस हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की देखी, अब हम कंसल्टेशन प्रोसेस देखते हैं बाकी के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका क्या। अगर इनको अपॉइंटमेंट करना है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पे ये कंसल्टेशन लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो आपको रिलेशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे बीच में है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो क्या कर रही है, जब जब उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना होता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो नेसेसरी जजेस उनको लगता है कि कंसल्टेशन के लिए पूछना चाहिए, उनसे पूछती है और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने के लिए कंसल्ट करती है। जब उन्हें यहाँ पे बाकी के जजेस को अपॉइंट करना होता है, तब यहाँ पे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन लेती है और फिर डिसाइड करेंगी कि यहाँ पे जजेस कौन से होने चाहिए। ये कंसल्टेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो दिस कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंपलसरी होता है जब भी उनको अपॉइंट करना होता है बाकी के जजेस से। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने क्या कहा कि ये जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो किया जा रहा है, ये होता है कैसा, कंपलसरी। स्टार मार्क कर दिया ना मैंने यहाँ पे। तो ये कंपलसरी होता है जब भी आपको बाकी के जजेस को अपॉइंट करना हो। अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं करना है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखिए, ये कंसल्टेशन जो प्रोसेस हुई है ना, यहाँ पे पास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है कंसल्टेशन को लेके। कंट्रोवर्सीज कैसी हुई है, अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरीज। ठीक है, एक अच्छी स्टोरी बताती हूँ, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलूँगी। क्या हुआ था, 1982 की बात है। कब की बात है, 1982 की। सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे एक केस आ गया और उस केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो कंसल्टेशन है, इट इज़ नॉट इक्वल टू कंकरेंस या फिर कॉन्करेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। बहुत सिंपल टर्म्स में मीनिंग समझाती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो बाउंड नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस को माने ही। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे 1982 में क्या हुआ? ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात समझो। अच्छा, ये जो कोर्ट यहाँ पे आया, जो केस यहाँ पे आया था, इसे हम कहते हैं फर्स्ट जजेस केस। देखिए, यहाँ पे है सेकंड जजेस केस, यहाँ पे है थर्ड जजेस केस, यहाँ पे है फोर्थ जजेस केस। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, फर्स्ट जजेस केस जो आया था 1982 में। अब सेकंड जजेस केस 1993 में आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बोला गया सेकंड जजेस केस में कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाना ही होगा और ये मस्ट है। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कीवर्ड है मस्ट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी एडवाइस यहाँ पे मस्ट होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसे लेना ही होगा। तो जो मैंने पहले बोला था ना, कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस, इस स्टांस से हमारे सुप्रीम कोर्ट हट गए। इन्होंने ये बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कंसल्ट करेंगे दो सीनियर मोस्ट जजेस से। देखिए, सेकंड जजेस केस इंपॉर्टेंट है समझना, कॉलेजियन सिस्टम को समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना होगा दो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस से एडवाइस लेने के लिए। और इसी तरह से शुरुआत हुई हमारी कॉलेजियन सिस्टम की। कॉलेजियन सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, आप हमेशा न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ते हो। ये है इसका ओरिजिन। तो सेकंड जजेस केस 1993 की बात है। फिर आया थर्ड जजेस केस। अब थर्ड जजेस केस में क्या हुआ, यहाँ पे थर्ड लिखती हूँ मैं, जजेस केस। ये आया था 1998 में। यहाँ पे ये बोला गया कि जो आपने कॉलेजियन सिस्टम बनाया है, इसे हम करेंगे एक्सपांड। अब यहाँ पे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके साथ साथ होंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस। पहले 2 थे, यहाँ पे क्या हुआ, 4 सीनियर मोस्ट जजेस आ गए
सुप्रीम कोर्ट से। अब क्या होगा, यहाँ पे जो 2 जजेस होंगे, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये डिसएग्री कर देते हैं, तो क्या होगा, इनका जो रिकमेंडेशन है दैट शुड नॉट गो टू द गवर्नमेंट, क्योंकि 2 जजेस ने यहाँ पे डिसएग्री कर दिया है। सबको एग्री करना है तभी ये गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर 2 जजेस यहाँ पे डिसएग्री करते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट होगी ये बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि इस प्रोसेस को मतलब इट इज़ नॉट बाउंड इफ दिस प्रोसेस इज़ नॉट प्रॉपरली फॉलोड। तो इतना याद रखो कि गवर्नमेंट यहाँ पे बाउंड नहीं है। फिर आता है हमारा 4th केस, जिसे हम कहते हैं 4th जजेस केस, जो आया था 1998 में। 4th जजेस केस जो कि आया था 2015 में। ओके, ये 3rd जजेस केस हो गया यहाँ पे। अब आ गया 4th जजेस केस, कब आया था, 2015 में। अब यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि इन्होंने लाया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके साथ साथ आया था NJAC। क्या आया था, NJAC एक्ट। ये एक्ट था 2014 का। अब NJAC क्या है, ये है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या है, मेरे साथ बोलिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने ये बोला कि आप जो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ ये जो NJAC ला रहे हो और रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो कॉलेजियन सिस्टम को, क्योंकि ये दोनों भी क्या कर रहे थे, कॉलेजियन सिस्टम को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके ये सारी चीज़ हुई, इसलिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो, आप ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो इसे मैं स्ट्रक डाउन कर रहा हूँ। आपकी ये जो बातें हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये आप थ्रेट कर रहे हो, आप खतरे में ला रहे हो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे जो कॉलेजियन सिस्टम है, कॉलेजियन सिस्टम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसे आप कंटिन्यू रखेंगे, इसे किसी भी तरह का खतरा नहीं आएगा, क्योंकि आप इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसे खतरे में ला रहे हो। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि जो अपॉइंटमेंट हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो कैसे हो रही है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी समझाने के लिए। ओके, देखिए, यहाँ पे अच्छे से समझो। क्या हुआ था, 1950 से लेके 1973 तक जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, सबसे बड़े सीनियर मोस्ट, उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। और ये एक एक्सेप्टेड ट्रेडिशन था, मतलब ये क्या था, ये एक ट्रेडिशन बन चुका था। फिर क्या हुआ, फिर 1973 में हुआ एक एक्सेप्शन क्या हो गया कि एक जज, एक मतलब AN राय करके व्यक्ति है, उनको बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये हो गई कि AN रॉय सबसे सीनियर मोस्ट जज नहीं थे। यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते थे उन्हें ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। अब AN रॉय के पहले भी 3 ऐसे सीनियर जजेस थे, लेकिन उसके बावजूद इनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1977 में फिर से यहाँ पे एक और जस्टिस आए, MU बेग करके, ठीक है, और इनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। और ये सीनियर मोस्ट जजेस थे भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गई कंट्रोवर्सी क्रिएट कि पहले तो ट्रेडिशन था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज है उनको लाना चाहिए, और अब आप क्या कर रहे हो, अब तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है। तो फिर ये हो गई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो इसी की वजह से यहाँ पे आता है फिर सेकंड जजेस केस। अब देखो, सेकंड जजेस केस हमने ऊपर भी देखा था, उसमें एक चीज़ तो देखी, इसके साथ साथ और एक बात आपको याद रखनी है जो कि 1993 में यहाँ पे आया था। याद कीजिए, हमने अभी देखा यहाँ पे सेकंड जजेस केस 1993। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके नाम कैसे याद रखेंगे आप, तो ऐसे याद रखो, थोड़ा सा स्टोरी बताती हूँ कि पहले ना
सब ऐसे पुराने मतलब पुराने ख्याल रहते थे इन सब के। तो ये क्या करते थे, जो सबसे बड़े होते थे उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। तो फिर यहाँ पे आ गई सूरज की किरण। देखो सन रेज होती है ना, सन रेज, तो ये रेज से रे याद रखो, RAY, तो AN रे, ये आ गए। तो एक सूरज की किरण है जिसमें इस ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश की, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो AN राय, ये थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ फिर MU बेग। ओके, ठीक है। बस आपको छोटी सी हिंट चाहिए, आपको छोटी सी भी हिंट मिल जाएगी तो आप पूरी चीज़ों को याद रख सकोगे, राइट। ये एक बात हुई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है तो कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, वैसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन तो इनकी ये होती है कि ये सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के। तो ये पहली क्वालिफिकेशन फुलफिल हो गई। अब देखो इस चीज़ को अच्छे से समझिए क्या है। अब मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगी। कितनी कंडीशंस बताऊंगी? 3 कंडीशंस। एक पेज ले लेती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज ले लिया है, यहाँ पे समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, कि आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, 1, 2 और 3। अब इन तीनों भी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन, कौन सी? कोई भी एक, पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है या फिर तीसरी हो सकती है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन को आपको फुलफिल करना है जो कि होगी हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला तो ये आता है कि आप एक तो जज हो हाई कोर्ट के, या फिर आप मल्टीपल हाई कोर्ट्स के भी जज हो सकते हो कम से कम 5 साल के लिए। अब मैं आपको इसको इतने डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना हो तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछेंगे और इस कंपोजिशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे। स्पेशली जो 3 चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या हो रहा है, जो हाई कोर्ट है या फिर मल्टीपल हाई कोर्ट्स के आप जज रह सकते हो कम से कम 5 साल के लिए। अगर ये बात नहीं है तो फिर और इसमें क्या है कि आपको बनना होगा एडवोकेट। क्या बनना है आपको? आपको बनना है एडवोकेट, वो भी हाई कोर्ट का, या फिर मल्टीपल हाई कोर्ट के भी आप एडवोकेट रह सकते हो, लेकिन कम से कम 10 सालों के लिए, कम से कम 10 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे एडवोकेट बन के रहना होगा। इसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट का ओपिनियन। अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, बहुत ही एक्सपर्ट है उस किसी पर्टिकुलर लॉ में, तो उनको भी यहाँ पे लिया जा सकता है। तो इन तीनों कंडीशन में से अगर यहाँ पे कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तो इन दोनों को मिला के आप क्वालिफाई हो जाते हो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे मैं एक नोट बताती हूँ आपको, वो याद रखना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कोई फिक्स नहीं करता है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। समझ में आया आपको? तो अगर स्टेटमेंट में कहीं पे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फिक्स नहीं किया गया है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो वो स्टेटमेंट होगा ट्रू। ऑलराइट, अब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर जज को काम करना है तो वो लेते हैं ओथ, और ओथ लिए बिना ये काम नहीं करते हैं। समझ में आया आपको? देखिए अगर यहाँ पे कोई एक जज को हमने सिलेक्ट कर लिया है कि ये बनेंगे, तो काम स्टार्ट करने से पहले ये लेते हैं ओथ, और इसे आप कह सकते हो अफर्मेशन भी। अब ये जो ओथ या फिर अफर्मेशन होती है, ये ली जाती है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के सामने। अगर हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, तो अगर इन्होंने किसी और को अपॉइंट किया है उनकी जगह पे, तो इनके सामने भी हमारे जो जजेस होते हैं ये यहाँ पे ओथ या फिर अफर्मेशन लेते हैं। अब इस अफर्मेशन में क्या कहा जाता है? सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं, कि मैं फेथ के साथ या फिर एलिजियंस के साथ काम करूँगी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अपहोल्ड करेंगे सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को नेशन के। इसके साथ साथ पूरे फेथ के साथ, बिना किसी
डर डर के बिना किसी फेवर दिखाए हम काम करेंगे, कोई इल विल नहीं दिखाएंगे और अपहोल्ड करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, और इसके साथ साथ जो इसमें लॉज दिए गए हैं उसे भी हम अपहोल्ड करेंगे। तो अगर शॉर्ट में आपको बताऊँ इस डायग्राम का पूरा जीस्ट, तो बस वो यही है कि मैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत ही लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करूँगा, काम करूँगी। समझ में आया आपको? ठीक है। अब सैलरीज और अलाउंसेस समझ लेते हैं। कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी रखो अपने दिमाग में क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक बात लेकिन याद करने वाली है, ये सैलरीज और अलाउंसेस है ना, ये सब के सब हमारी पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होती है डिसाइड करने के लिए। तो ये हमारी जो पार्लियामेंट है, सैलरीज के साथ साथ अगर अलाउंसेस देने हैं, छुट्टी देनी है, पेंशन देनी है, कोई प्रिविलेजेस देने हैं, तो सब डिसाइड करेंगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। इनकी जो, अब देखो, अगर हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और इनके जजेस हैं, तो इनका अगर ये काम कर रहे हैं तो इनकी सैलरी कम नहीं कर सकते आप आफ्टर अपॉइंटमेंट। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये जो चीज़ है मैंने आपको उस चैप्टर के ड्यूरेशन में बताई थी, राइट, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लग जाए तो हमारे जो कोर्ट जजेस हैं उनकी सैलरी कम की जा सकती है। बाकी के गवर्नमेंट सर्वेंट, उनकी भी सैलरी कम की जा सकती है क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है, राइट। देखो, जैसे अगर 2018 की बात करूँ तो 2.8 इतनी सैलरी, 2.50 अराउंड सैलरी उनकी थी। जो हमारे जजेस होते हैं इनको फ्री अकोमोडेशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, कार, टेलीफोन फैसिलिटीज़, अलाउंसेस वगैरह ये सब मिलती है। और अगर पेंशन की बात करूँ तो लेट्स से कि आज इस मंथ में, आज इनका लास्ट मंथ है जब ये रिटायर हो रहे हैं, और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि 2.5 लाख अगर इनकी पेमेंट है तो इसका 50% इनको एज अ पेंशन मिलेगा। तो बस एक रफ आइडिया के लिए मैंने आपको ये बात बताई है, राइट। ये आपको समझ में आया है? ठीक है। अब देखो, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब क्वालिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, गलती नहीं करनी है इसमें, ऑलराइट। अब बाकी तो रह चुका है, वो है टीन्योर और रिमूवल कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो, राइट। अब देखो यहाँ पे अभी तो वैसे 30 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर टेन्योर की बात करूँ मैं किसी भी जजेस का, तो ये 5 साल का होता है, तो 5 ईयर्स का टेन्योर याद रखना है आपको। की रूल्स यहाँ पे होते हैं, ये 3 की रूल्स कौन से हैं ये समझिए आप। देखो, अगर की रूल्स की बात करूँ तो जो जज होंगे ये कम से कम जब तक इनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती है तब तक ये काम करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट आता है जज के एज को लेके तो ये सेटल किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, और ये जो अथॉरिटी होगी ना, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी अथॉरिटी है जो इस डिस्प्यूट को एड्रेस करेगा। जज यहाँ पे रिज़ाइन भी कर सकते हैं, रेजिग्नेशन ये हमारे प्रेसिडेंट के पास देंगे, लिखित रूप में, राइटिंग में दे देंगे, और जो जज है इनको रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और यहाँ पे लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट होती है उनकी रिकमेंडेशन की यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो जो रिमूवल होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, ऑलराइट। तब तक आप लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, रिकॉल कीजिए विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि वीडियो भी बूस्ट हो और मेरा मोटिवेशन भी बूस्ट हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।